आज की इस गहन पड़ताल में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खंगालने जा रहे हैं जिसने जिसने 20वीं सदी की वैश्विक राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही अहम विषय है। हाँ, और हमारे सामने आज एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसका नाम सुनते ही दुनिया आज भी दो अलग अलग ध्रुवों में बढ़ जाती है। मेरा मतलब है फिदेल कास्त्रो। जी, एक ऐसा नाम जो हमेशा से चर्चा में रहा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सच में बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प है। हमारे पास इग्नाशो रामोने द्वारा लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित कास्त्रो की जीवनी, माय लाइफ के कुछ बेहद अहम अंश हैं। और सिर्फ किताब ही नहीं, हमारे पास उस दौर की कुछ ऐतिहासिक अखबारों की पीली पड़ चुकी कटिंग्स और कुछ ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं। वो तस्वीरें जो अपने भीतर कई अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे क्यूबा के एक चीनी के बागान में पैदा हुआ एक व्यक्ति पूरे देश का सर्वोच्च नेता बन गया। और उससे भी बड़ी बात ये देखना है कि इतिहास के सबसे अहम मोड़ों पर तत्कालीन मीडिया क्या कह रहा था और खुद कास्त्रो का उन घटनाओं को देखने का नजरिया क्या था। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस विस्तृत पड़ताल में हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की राजनीतिक तरफदारी करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम यहाँ किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोत सामग्री का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या नई जानकारी देते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये निष्पक्षता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अक्सर जब हम फिदेल कास्त्रो जैसे ध्रुवीकरण करने वाले पोलराइजिंग नेता की बात करते हैं तो भावनाएं ऐतिहासिक तथ्यों पर भारी पड़ने लगती हैं। लोग अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। जी, हमारे पास जो किताब है माय लाइफ, ये महज एक सामान्य जीवनी नहीं है जिसे किसी तीसरे व्यक्ति ने दूर बैठकर लिख दिया हो। ये एक ऐसे 80 वर्षीय नेता का अपना दृष्टिकोण है जिसने अपने जीवन काल में अमेरिका के 9 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा। 9 राष्ट्रपति? ये सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और एक ऐसा इंसान जिस पर अनगिनत बार हत्या के प्रयास हुए और वो हर बार बच निकला। इस किताब में खुद उनके अपने शब्द हैं। एक तरह से ये इतिहास को उनके अपने चश्मे से देखने का एक बहुत बड़ा मौका है। फिर चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या ना हो। बिल्कुल सही कहा। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है और इस किताब के शुरुआती हिस्से को देख के ही लगता है कि ये सफर किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं रहा होगा। किताब के अंश बताते हैं कि कास्त्रो ने सालों तक अपने निजी जीवन पर चुप्पी साधे रखी थी, जो उन्होंने इस साक्षात्कार में तोड़ी। हाँ, उन्होंने अपने माता पिता, अपने शुरुआती जीवन के प्रभावों और क्रांति की शुरुआत के बारे में बहुत खुलकर बात की है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि वो हमेशा से कोई विद्रोही नहीं थे। वो एक संपन्न परिवार से थे, वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। तो आखिर एक पढ़ा लिखा वकील फुल्गेंसियो बतीस्ता के शासन के खिलाफ बगावत करने पर क्यों मजबूर हो गया? स्रोत इस बारे में क्या इशारा करते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। बतीस्ता का जो शासन था वो भारी भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियों से भरा हुआ था। जी। कास्ट्रो ने शुरुआत में कानूनी तरीके से बतीस्ता को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो रास्ता बंद हो गया तब उन्होंने हथियार उठाए। माय लाइफ के अंशों में उस पहली बड़ी बगावत का जिक्र है, जो विफल रही थी, है ना? हाँ, वो बगावत विफल रही, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद वे मेक्सिको चले गए। मेक्सिको का वो दौर बहुत अहम था क्योंकि वहीं उनकी मुलाकात चे गेवारा से हुई थी। चे गेवारा, जो बाद में एक और बड़ा नाम बने। बिल्कुल। वहां से वे एक छोटी सी नाव जिसका नाम ग्रानमा था, उसमें बैठकर वापस क्यूबा आए और पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। ये तो हो गई जमीनी हकीकत, लेकिन हमारे पास जो अखबारों की कटिंग्स हैं वे एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही हैं। ये विरोधाभास बहुत ही चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। मेरे हाथ में जो जानकारी है उसके अनुसार दिसंबर 1958 के उस समय के अखबार कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर रोशनी डालें। जी, मेरे पास यहाँ 16 दिसंबर 1958 का वो ऐतिहासिक अखबार मौजूद है और इसकी सुर्खियां देखकर आज किसी को भी हैरानी हो सकती है। क्या लिखा उसमें? अखबार के मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा दी गई है। 48 घंटे? हाँ। उस समय क्यूबा के जो प्रधानमंत्री थे, उनके पास कथित तौर पर एक शांति समझौते का प्रस्ताव लाया गया था। फुल्जेंसियो बतीस्ता का प्रशासन
पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दिखावा कर रहा था कि क्यूबा पर अचानक हमले का कोई भी प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। और कि विद्रोही गुट पूरी तरह से पस्त हो चुका है। बिल्कुल। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उसी अखबार के एक छोटे से हिस्से में एक ऐसी लाइन छपी है जो पूरी सरकारी मशीनरी की पोल खोल देती है। वो स्पेनिश वाली लाइन? हाँ, उसमें स्पेनिश में लिखा है, से desconoce si कास्त्रो está en Cuba, जिसका मतलब है कि अधिकारियों को ये तक नहीं पता था कि कास्त्रो असल में क्यूबा में मौजूद भी हैं या नहीं। ये सच में हास्यास्पद है। जरा सोचिए, एक तरफ सरकार विद्रोहियों को सरेंडर करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही है और दूसरी तरफ उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की लोकेशन तक नहीं मालूम। ये सत्ता के गलियारों में फैले एक बहुत बड़े भ्रम को दर्शाता है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। बतीस्ता सरकार मीडिया का इस्तेमाल करके एक झूठी वास्तविकता गढ़ने की कोशिश कर रही थी। मतलब सब कुछ ठीक है, ये दिखाने की कोशिश। जी, वे ये जताना चाहते थे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अखबारों में यहाँ तक दावे किए गए कि विद्रोहियों के पास खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वे अंदरूनी गुटबाजी का शिकार हैं और हथियार डालने का मन नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल। इस तरह की खबरें छापकर सरकार असल में आम जनता के मनोबल को तोड़ने और बगावत को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही थी। बंद कमरों में लिए गए फैसले और अखबारों की सुर्खियां जमीनी सच्चाई से कोसों दूर थीं। और ये सच्चाई छिप नहीं सकी, क्योंकि हमारे पास मौजूद अगली तस्वीर इस भ्रम के गुब्बारे को पूरी तरह फोड़ देती है। वो जनवरी वाली तस्वीर। हाँ, ये तस्वीर 4 जनवरी 1959 की है, यानी उस सरेंडर वाले अखबार के छपने के मुश्किल से 15 या 20 दिन बाद की। इस तस्वीर में कास्त्रो कैमागोय शहर में एक बहुत बड़े जनसमूह के सामने विजयी भाषण दे रहे हैं। और उनके चारों ओर लोग हैं। उनके चारों ओर 26 जुलाई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सदस्य खड़े हैं। जो लोग इस नाम से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि ये नाम उस तारीख से जुड़ा है जब कास्त्रो ने पहली बार 1953 में बतीस्ता के खिलाफ एक सैन्य बैरक पर हमला किया था। जी। तो कहाँ उन्हें भटका हुआ विद्रोही बताया जा रहा था और कहाँ वे एक विजेता की तरह खड़े हैं। इतिहास के नजरिए से ये बहुत बड़ा बदलाव था। मात्र 32 साल की उम्र में एक व्यक्ति हवाना में विजेता के रूप में प्रवेश करता है और एक पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकता है। सिर्फ 32 साल की उम्र में? हाँ। दिसंबर में जो अखबार उन्हें एक हताश विद्रोही बता रहे थे, जनवरी आते आते वही अखबार इस नई क्रांतिकारी सरकार की जीत के गीत गा रहे थे। ये तो होता ही है। इससे ये साफ समझ आता है कि तत्कालीन मीडिया हमेशा सच्चाई का आईना नहीं होता। कई बार वो सिर्फ सत्ता का भोपू होता है। सही कहा। लेकिन कास्त्रो की ये जीत केवल एक शुरुआत थी। सत्ता में आने के बाद उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो इस छोटे से कैरिबियाई देश को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से टकराने पर मजबूर कर देने वाली थी। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है, क्योंकि जब हम क्रांति की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि तानाशाह को हटा दिया, बस काम खत्म। लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। जो स्रोत हमारे सामने हैं वे इस महाशक्ति से टकराव और बयानों के युद्ध को बहुत बारीकी से दिखाते हैं। ये टकराव आखिर इतना तीव्र क्यों हो गया था? इसके पीछे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की पूरी राजनीति काम कर रही थी। जब कास्त्रो सत्ता में आए तो उन्होंने अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। जो अमेरिका को पसंद नहीं आया होगा। एकदम नहीं। अमेरिका के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था कि फ्लोरिडा के तट से मात्र कुछ मील की दूरी पर एक ऐसा देश हो जो सोवियत संघ के करीब जा रहा हो। और इसी तनाव का चरम रूप हमें बे ऑफ पिग्स संकट में देखने को मिलता है, जिसे क्यूबा में प्लाया गिरोन कहा जाता है। जी। असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा से भागे हुए कुछ विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर क्यूबा पर हमला करवाया था ताकि कास्त्रो की सरकार को गिराया जा सके। ये तो सीधे सीधे किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला था। और स्रोत में दी गई उस दौर की अखबारों की कटिंग को देखकर उस समय के खौफ और गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, सुर्खियां बहुत कुछ कहती हैं। उन अखबारों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही आक्रामक है। सुर्खियों में आसन्न यांकी आक्रमण यानी अमेरिका की तरफ से होने वाले तुरंत हमले की चेतावनी दी गई है। और वो नारे भी। हाँ, मातृभूमि या मृत्यु, हम जीतेंगे, पेट्रिया और मोर्ते वेंसेरेमुस जैसे नारे हर जगह छपे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक छावनी में तब्दील हो गया हो। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है मीडिया और संचार का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल। कास्ट्रो जानते थे कि अमेरिका की विशाल सैन्य शक्ति का मुकाबला वे सीधे तौर पर लंबे समय तक नहीं कर सकते।
तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने एक अलग तरह की रणनीति अपनाई। सुर्खियों और नारों के जरिए उन्होंने क्यूबा की जनता को ये विश्वास दिलाया कि ये हमला सिर्फ उनकी सरकार पर नहीं, बल्कि क्यूबा के वजूद पर है। ये एक बहुत बड़ा दांव था। जी, उन्होंने एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर पूरे देश को एकजुट कर दिया। ये एक नेता की बहुत बड़ी चतुराई होती है कि वो एक राष्ट्रीय संकट को अपने पक्ष में कैसे मोड़ता है। इसी चतुराई का एक और सबूत इन अखबारों में मिलता है। एक सुर्खी बहुत ही बोल्ड अक्षरों में छापी गई थी, कॉन्फेसा केनेडी सेर एल कुल्पाब्ले दे ला इन्वाजियन। इसका मतलब है कि केनेडी ने गलती मान ली है। बिल्कुल। इस सुर्खी के जरिए क्यूबा का प्रेस ये दावा कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने इस आक्रमण के लिए अपनी गलती मान ली है। इतना ही नहीं, एक अखबार ने तो एक बंदी बनाए गए हमलावर का बहुत ही सनसनीखेज बयान छापा था, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका ने उन्हें भेजा था। हाँ, बयान में था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमें इस देश को मारने के लिए भेजा था। ये देखकर लगता है कि कास्ट्रो सूचनाओं के युद्ध में अमेरिका से 2 कदम आगे चल रहे थे। ये सूचनाओं के युद्ध में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उस बयान को छापने का मकसद सिर्फ क्यूबा के लोगों को भड़काना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को एक हमलावर और अत्याचारी के रूप में पेश करना था। पूरी दुनिया के सामने? जी, छोटे से क्यूबा ने ये साबित कर दिया कि वे न केवल अमेरिका के हमले को रोक सकते हैं, बल्कि मीडिया के मोर्चे पर भी उसे मात दे सकते हैं। बे ऑफ पिग्स का वो असफल हमला असल में कास्ट्रो के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसने उनकी सत्ता को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। एकदम सही। और ये मजबूती सिर्फ क्यूबा की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। हमारे पास जो दुर्लभ तस्वीरें हैं, वे कास्ट्रो की इस उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। यूएन वाली तस्वीरें? हाँ, संयुक्त राष्ट्र की जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, वे काफी कुछ कहती हैं। एंटोनियो नूनेज और राउल रोआ के साथ यूएन में उनकी मौजूदगी और यूएन महासभा के मंच से उनका वो लंबा और प्रभावशाली भाषण, ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वैश्विक स्तर पर खुद को एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित कर रहे थे। उन्होंने खुद को तीसरी दुनिया के देशों और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले एक प्रतीक के रूप में पेश किया। स्रोत में एक और बहुत ही अहम तस्वीर का जिक्र है, 1971 में चिली के सैंटियागो में ली गई तस्वीर, जहां वे सैल्वाडोर अलेंडे के साथ हैं। जी, जहां वे चिली के राष्ट्रपति सैल्वाडोर अलेंडे के साथ गले मिल रहे हैं। ये सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं थी, ये लैटिन अमेरिका में एक नए समाजवादी ब्लॉक के उभरने का संकेत था। एक नया गठबंधन। हाँ, वे दुनिया भर में घूम कर ऐसे देश और नेता तलाश रहे थे जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनके साथ खड़े हो सकें। ये सब देखकर किसी को भी लग सकता है कि कास्ट्रो एक बेदाग और आदर्श नेता थे। लेकिन इतिहास कभी भी इतना सीधा और सरल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उनके शासन के कई ऐसे पहलू थे जिन पर पूरी दुनिया में गंभीर सवाल उठाए गए, और यहीं पर इग्नासियो रामोने के साथ उनका ये साक्षात्कार, जिस पर माय लाइफ किताब आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किताब बहुत से छुपे हुए पहलुओं को सामने लाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रामोने आखिर हैं कौन। क्या ये किताब सिर्फ एक तरफा तारीफों का पुलिंदा है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री में दिए गए रामोने के परिचय पर गौर करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वे कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं है। इग्नासियो रामोने भू राजनीति और संचार सिद्धांत के एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेसर हैं। अच्छा। वे फ्रांसीसी पत्रिका ले मोंड डिप्लोमैटिक के पूर्व संपादक रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अटैक नाम के संगठन की स्थापना की थी। ये संगठन क्या करता है? जो लोग इस संगठन के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मुख्य रूप से आर्थिक वैश्वीकरण और वित्तीय बाजारों की कमियों पर नजर रखता है। इसके साथ ही वे वर्ल्ड सोशल फोरम के आयोजकों में से एक रहे हैं। वे एक ऐसे विश्लेषक हैं जो सत्ता से सवाल पूछने का मादा रखते हैं। ये पृष्ठभूमि जानना सच में जरूरी था, क्योंकि किताब के जिन अंशों का हमारे पास विवरण है, वे दिखाते हैं कि रामोने ने कास्ट्रो से बहुत ही तीखे और सीधे सवाल किए। जी, बहुत ही मुश्किल सवाल। उन्होंने कास्ट्रो से क्यूबा में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों, प्रेस की स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों, समलैंगिकता के दमन और मृत्युदंड जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक सवाल पूछे। एक ऐसे नेता से जो दशकों से सत्ता में हो और जिसे चुनौती देने की किसी की हिम्मत न हो, ऐसे सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो पूरी तरह से टाला नहीं, लेकिन उन्होंने अपने हर फैसले को
क्रांति की रक्षा के नजरिए से सही ठहराने की कोशिश की। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। जी, किताब में वे ये तर्क देते हुए नजर आते हैं कि जब आपका देश लगातार एक महाशक्ति के निशाने पर हो, जब आपको हर पल बाहरी हमले और अंदरूनी तख्तापलट का डर हो, तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। हाँ, उन्होंने अपने सत्ता के केंद्रीकरण को भी इसी आधार पर सही बताया। 1959 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने 1976 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके बाद वे स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष बने और साथ ही क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव भी रहे। दशकों तक सत्ता की सारी चाबियां उन्हीं के पास रहीं। बिल्कुल। इसके अलावा रमोने ने उनसे जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर और जिमी कार्टर जैसे विश्व नेताओं के बारे में भी सवाल पूछे, जिन पर कास्त्रो ने अपनी बेबाक राय रखी। ये एक तरह से अपने पूरे जीवन के फैसलों की पैरवी करने जैसा है। लेकिन हर शक्तिशाली नेता के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे समय और उम्र के आगे झुकना पड़ता है। ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, स्रोत के आखिरी हिस्से में सत्ता के हस्तांतरण का जिक्र है। दशकों तक जिस व्यक्ति के इशारे पर क्यूबा की हर नीति तय होती थी, उसे आखिरकार 31 जुलाई 2006 को आंतों की एक गंभीर सर्जरी के कारण अपनी सारी शक्तियां अस्थायी रूप से अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंपनी पड़ी। ये शायद एक युग के अंत की शुरुआत थी। ये सत्ता का हस्तांतरण भी कास्त्रो के द्वारा बनाए गए सिस्टम की मजबूती को दिखाता है। वो कैसे? हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो एक दलीय समाजवादी व्यवस्था खड़ी की थी, वो बिना किसी बड़े विद्रोह के चलती रही। राउल कास्त्रो को सत्ता सौंपना इस बात का संकेत था कि क्रांति की जो विचारधारा उन्होंने बोई थी, वो उनके हटने के बाद भी बरकरार रहेगी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आज हमने जिन अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया, चाहे वो इग्नासियो रामोने के साथ उनकी विस्तृत बातचीत हो, 1958 के वो भ्रम पैदा करने वाले अखबार हों, या फिर अमेरिका के खिलाफ छपी आक्रामक सुर्खियां हों, ये सब हमें एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाते हैं। एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर। बिल्कुल। हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखने को मिलती है जो एक सफल विद्रोही भी था, एक चतुर रणनीतिकार भी, और 20वीं सदी का एक ऐसा नेता भी जिस पर दुनिया कभी एकमत नहीं हो पाई। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में घटित होता है। सही बात है। इतिहास वो भी है जो उस समय के अखबारों की सुर्खियों में दर्ज होता है, और वो भी जो दशकों बाद संस्मरणों और आत्मकथाओं में लिखा जाता है। इन सभी स्रोतों से हमें ये समझ आता है कि सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन उस सत्ता को दशकों तक बनाए रखने के लिए सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि एक मजबूत कहानी, एक नैरेटिव की जरूरत होती है। एक नैरेटिव जो जनता को जोड़े रखे। जी, कास्ट्रो ने अपनी वो कहानी बहुत ही कुशलता से घड़ी और दुनिया के सामने रखी। ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है। जब हम इन पन्नों और तस्वीरों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी की बनाई हुई भूल भुलैया में चल रहे हों। और यही विचार हमें आज के हमारे अंतिम और सबसे अहम सवाल की ओर ले जाता है। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब इतिहास का कोई ऐसा पात्र जिसके बारे में दुनिया भर में इतनी सारी अलग अलग राय हों, खुद अपनी कहानी लिखता है या साक्षात्कार के जरिए दुनिया के सामने पेश करता है, तो क्या हम कभी भी ये पूरी तरह से जान सकते हैं कि असल सच्चाई क्या थी? ये सोचने वाली बात है। या फिर हम सिर्फ उस कहानी के एक और संस्करण, एक और वर्जन को पढ़ रहे होते हैं जिसे वो व्यक्ति हमें दिखाना चाहता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इतिहास के हर छात्र और विश्लेषक को खुद से पूछना चाहिए। और यही वो विचार है जिसके साथ हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले भी कुछ समय बिताएं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप खुद ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों की पड़ताल करें, पुराने स्रोत खोजें और उस दौर की कहानियों को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करें। आज की इस विस्तृत पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और कुछ और अनदेखे स्रोतों के साथ वापस लौटेंगे।